हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो आज से हम जो शुरू करने वाले हैं, मैं सोची कि टॉपिक वाइज आपको कराने से एमसीक्यू का भी उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो सिर्फ कंटेंट करने से नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक वाइज है, मैं वो सारे प्रश्न कराने वाली हूँ एमसीक्यू के तौर पे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। तो ये प्रश्न आपको करना है बिना स्किप किए हुए वीडियो को। तो सभी प्रश्न देखें, और आज मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी द्वारा पीजीटी, टीजीटी या फिर डीएसएसबी, या जितने भी हिंदी क्षेत्र से होने वाले एग्ज़ाम हैं, ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, और ये इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने इसका आंसर टिक नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं आंसर टिक कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही मैं प्रश्न करूं तो आप अपने मन में आंसर को बैठा लीजिएगा कि हाँ, इसका आंसर क्या होता है। इससे आपका क्रिएटिव माइंड भी होगा, ठीक है, तो हेल्प मिलेगी आपके इस दृष्टिकोण से भी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लगाया है, तो मैं बताते चलूँगी। और बाकी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे, और फ्रेंड तक शेयर भी कर दें जो भी हिंदी क्षेत्र से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। तो संस्कृत है, प्राकृत है, वैदिक संस्कृत है या अपभ्रंश है। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी राइट होगा। सबसे प्राचीनतम भाषा है वैदिक संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो पाली का हुआ है, वैदिक संस्कृत का हुआ है, अवहट का हुआ है या प्राकृत का हुआ है। तो ये वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। तो कौन सी नहीं है, अपभ्रंश नहीं है, पाली नहीं है, प्राकृत नहीं है, संस्कृत नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट होगा, संस्कृत नहीं है, क्योंकि प्राचीनतम भाषा आती है, इस श्रेणी में आती है, प्राचीनतम भाषा की श्रेणी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अपभ्रंश भाषा का काल पूछा गया है कि अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है। तो ये है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो डी सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये मागधी से मानी जाती है, सौशनी से मानी जाती है, व्राचर से या खस से। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, तो बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं है। ऐसा कौन सा नाम है यहाँ पे जो अपभ्रंश नाम के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो अवहट है, अवहत है, देश भाषा है या डिंगल है। तो डिंगल नहीं होगा, क्योंकि ये आदिकाल की एक प्रकार की शैली थी। तो अवहट के लिए नाम में ये सम्मिलित नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। तो वो अपभ्रंश भाषा होगा, वियोगात्मक भाषा है। अगला है कि हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर से कब से माना जाता है। तो ये 1000 ईस्वी से माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं। तो ये 21 हैं, 7 विभक्ति और 3 वचनों के आधार पर ये बनते हैं, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं। तो ये 2 बनते हैं, सार्थक और निरर्थक। चलिए अगला है कि संदेश राष्ट्र के रचयिता कौन है। तो कौन है, तो ये अब्दुल फजल नहीं, अब्दुल रहमान होंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तो सीधे मैं प्रश्न ही पढ़ देती हूँ, आंसर ही, क्योंकि ऐसे 4th ऑप्शन पढ़ने में टाइम जाता है तो मुझे ठीक नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है।
तो धनपाल की रचना कौन सी है? तो वो है भविष्यत काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल संस्कृत्याय ने किसे माना है? तो ये सरहप्पा को माना है 769 ईस्वी। और इनका जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? तो वो है दोहा कोश। तो ये भी आपको साथ साथ ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो वो है हेमचंद्र। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछे जाने वाले प्रश्न है और पूछे जाएगी ही, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। और ख़ासकर ये बीपीएससी द्वारा पीजीटी और टीजीटी में तो पूछी ही जाएगी यहाँ से प्रश्न, तो आप ज़रूर से इसे करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाहुर दोहा किसकी कृति है? तो पाहुर दोहा जो है वो राम सिंह की कृति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में नहीं होती है? तो किसकी गणना नहीं होती है? अच्छा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो वो सरहप्पा की होती है। बाकी बात सब जैन परंपरा के कवि रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो कौन सिद्ध नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, लुईपा है, शबरपा है, गौरच्छा है और देवसेन नहीं होंगे। बाकी ये तीनों कवि सिद्ध साहित्य के कवि हैं और देवसेन जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो ये चंदायन है मुल्ला दावत की। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो ये कासिम शाह है। ठीक है, 1774 की ये रचना है, 1774 की, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है। पद्मावत भी जैसी द्वारा 1540 ईस्वी में अवधी में रचित है। मधुमालती भी 1545 ईस्वी में जो मंझन द्वारा रचित है। और विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा है, तुलसीदास की रचना, ये अवधी की नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है? तो कवितावली है, अनुराग बांसुरी नहीं है। बाकी बात गीतावली है, दोहावली। अनुराग बांसुरी जो है इसके रचयिता नूर मोहम्मद है। ठीक है, नूर मोहम्मद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो ये सदल मिश्र हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो महात्मा गांधी थे, मिस्टर ह्यूम थे, या फिर एनी बेसेंट, या फिर निवेदिता। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी राइट होगा, एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आज मैंने लिया है। ठीक है, तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो ये है भाषा योग वशिष्ठ। तो अगर आपको प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है तो ज़रूर से कमेंट करें, तो मैं इसे कंटिन्यू कराते रहूँगी। और मैंने सोचा कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि एमसीक्यू है और पूछे जाने वाले प्रश्न है और तैयार किया है मैंने, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है, आपका एग्ज़ाम में पूछे जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना है। ठीक है, और मैं जो घटना चक्र का सीरीज करा रही हूँ साथ ही वो भी आपको देखना है। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और कंटिन्यू देखें वीडियो को। और चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए समाप्त करती हूँ यहीं पे। थैंक यू सो मच।